गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है डेथ्स गेम। कहानी शुरू होती है और हम अपने मेन लीड कैरेक्टर ईजे को देखते हैं। वो कहता है मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे वहाँ पर क्यों जाना पड़ेगा, आज तक मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। उसी वक्त एक लड़की गन लेकर उसके तरफ बढ़ रही थी। वो लड़की कहती है तुम्हारी गलती ये है कि मेरे आने से पहले तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। इसके पहले ईजे कुछ भी समझ पाता वो लड़की उसे सीधा शूट कर देती है। यहाँ से कहानी आ जाती है 7 साल पीछे, जहाँ पर ईजे अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से बात कर रहा था। पता चलता है कि ईजे एक बहुत ही बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था और खास बात ये थी कि ईजे अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। जीसू उसे कहती है मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम एक डिजर्विंग इंसान हो। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि ग्रेजुएशन से पहले उसे कैसे भी करके ये जॉब चाहिए। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी उसे टकरा जाता है। वो आदमी भागते हुए जाकर रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और तभी एक गाड़ी उसे जोर से टक्कर मार देती है। ये सब देखकर ईजे बहुत डर गया था। वो उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो आदमी उसके सामने ही मर जाता है। ये सब देखकर ईजे बहुत डर गया था और इंटरव्यू में भी वो डर के मारे कांप रहा था। वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता और वो रिजेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से उसे अपने आगे के 7 साल सिर्फ जॉब ढूंढने में बिताने पड़ गए। उसे अपना एजुकेशन लोन चुकाना था जिसकी वजह से उसे जो भी काम मिलता था वो उस काम को ले लेता था और जब कोविड-19 बीच में आ गया तब जॉब ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। जब उसके साथ वाले लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तब ईजे पार्ट टाइम जॉब करके अपना लोन चुकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करते करते 7 साल बीत जाते हैं और उसे दोबारा से उसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जिसमें वो पहले रिजेक्ट हो गया था। इंटरव्यू के टाइम पर एक आदमी पूछता है इस जॉब के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुमने बस पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं। इसके पहले कि ईजे कुछ बोलता तभी एक आदमी बीच में बोलता है। वो कहता है इसका रेज्यूमे देखकर लग रहा है ये कितना ज्यादा परसिस्टेंट है, ये काम को लेकर बहुत सीरियस है। फिर वो लोग ईजे के डैड के बारे में पूछते हैं। ईजे बताता है उसने अपने डैड को तब खो दिया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। वो आदमी ईजे से कहता है मैं समझ गया कि आखिर तुम्हें इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स क्यों करने पड़े और इतना सारा काम करने के बावजूद तुमने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मैनेज किए हैं, ये काफी इम्प्रेसिव है। वो आदमी ईजे की बहुत तारीफ करता है, इसीलिए ईजे बहुत ही खुश होकर इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। बाहर आने के बाद उसके फ्रेंड का उसके पास कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है तुमने यूनसू के डील में इन्वेस्ट किया था क्या। पता चलता है कि जिस आदमी के डील में ईजे ने इन्वेस्ट किया था वो इंसान एक स्कैम में इन्वॉल्व हो गया था क्योंकि उसने मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी और उसने सारे पैसे खोकर वो कहीं गायब हो गया था। ईजे उसी आदमी के घर जाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगता है। उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे उसने खो दिए थे। अब वो ये सारी बात जाकर पुलिस को बताता है। पुलिस उससे कहता है तुमने कहा था कि ये एक इन्वेस्टमेंट था। कोरिया का लॉ ऐसा है कि तुम चाहकर भी उसे फ्रॉड के लिए सू नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज तुम्हें इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उस आदमी ने ईजे से कहा था कि अगर तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा और तुम कब तक ऐसी लाइफ जीते रहोगे, तुम्हें जीसू से शादी नहीं करनी है क्या। ये सारा कुछ सुनकर ईजे ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था जिसके बाद ये सब हो गया। अगले सीन में वो जीसू के घर की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है जीसू एक लड़के के साथ गाड़ी से बाहर निकल रही थी और वो लड़का उसे फ्लावर्स भी देता है। जैसे ही वो जीसू के पास जाता है तो वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है मुझे पता है अपने इंटरव्यू की वजह से तुम इस महीने पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाए, इसीलिए पैसे रख लो। ये सब देखकर ईजे को बहुत बुरा लगता है। वो जीसू से पूछता है क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। जीसू कहती है ऐसा नहीं है। ईजे कहता है मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मेरे जैसे लूजर पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। तो जीसू कहती है फिर तुम और मेहनत क्यों नहीं करते हो। ईजे बोलता है और मेहनत, तुम्हें क्या लगता है अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं चाहे कितनी भी कोशिशें कर लूं मेरे लिए चीजें कभी भी नहीं बदलने वाली। फिर वो उससे कहता है हमारे रिलेशनशिप को देखो, क्या तुम खुश हो। वो उसके सारे पैसे उसे वापस कर देता है और कहता है हमें अपना रिलेशनशिप यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अगले सीन में वो जैसे ही घर पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर ताला लगा हुआ था और उसका सारा सामान बारिश में भीग रहा था। पता चलता है कि ईजे ने कुछ महीनों से रेंट पे नहीं किया था, इसीलिए उसके ओनर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। फिर अगले सुबह उसे एक मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था कि जो इंटरव्यू उसने दी थी उसमें वो रिजेक्ट हो गया है। अब कोई भी चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बुरी तरीके से टूट जाता है। फिर वो
कुछ सोचकर टेरेस के एज पर खड़ा हो जाता है। वो मन में सोचता है ये सारा कुछ उस आदमी की वजह से हो रहा है जिससे वो 7 साल पहले टकराया था। वो कहता है उस आदमी की वजह से उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। फिर वो बोलता है उसे मरने से डर नहीं लगता बल्कि जीने से लगता है, क्योंकि मरने के बाद उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। अब यही सोचकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। उस टाइम पर उसके फोन में उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। अब मरने के बाद वो एक प्लेन में पहुंच जाता है। वो कहता है आफ्टर लाइफ जाने के लिए प्लेन से ट्रेवल करना पड़ता है क्या? वो जैसे अपना चेहरा देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की ईजे का सुसाइड नोट पढ़ने लगती है। ईजे उससे पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वो लड़की उससे पूछती है ये नोट तुम्ही ने लिखा था ना, ये तुम्हारा सुसाइड नोट है। ईजे उससे पूछता है तुम्हें ये नोट कहाँ से मिला? फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं वो नोट जल जाता है। वो लड़की ईजे से कहती है तुम मर चुके हो। वो लड़की अपना गॉगल हटाती है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी थी। ईजे जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो यहाँ पर हमें बहुत ही अलग सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर ईजे अपने ओरिजिनल लुक में आ गया था और वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो उससे पूछता है हम लोग हेल में हैं क्या? वो लड़की कहती है नहीं, तुम हेल में जा ही रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई क्योंकि मैं तुम्हें पनिश करना चाहती हूँ। ईजे उससे पूछता है तुम मुझे पनिश क्यों करना चाहती हो? वो लड़की कहती है क्योंकि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। ईजे कहता है तुम होती कौन हो मुझे पनिशमेंट देने वाली? वो लड़की कहती है मैं वो हूँ जो कभी मरती नहीं। फिर अगले ही मोमेंट वो उसके पास पहुंचकर उसका गला पकड़ लेती है और वहीं पर नीचे हम बहुत सारे अजीब से क्रिएचर्स को देखते हैं। ईजे उससे पूछता है तुम हो कौन? वो लड़की कहती है मैं डेथ हूँ और तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। इतना बोलकर वो उसको सीधा नीचे फेंक देती है। वो दर्द से तड़प रहा था, तभी उसको एकदम से होश आता है और वो उसी प्लेन में था। वो उससे पूछता है तुम मुझे कौन सा पनिशमेंट दोगी? डेथ कहती है भगवान हर एक इंसान को एक प्रिविलेज देते हैं। इंसानों को अपने लाइफ टाइम में बस एक ही बार मरना होता है। ईजे उससे पूछता है ये प्रिविलेज कैसे हुआ? डेथ कहती है अब तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 12 बार मरना होगा। तुम्हारा सोल 12 इंसानों के शरीर में जाएगा और तुम्हें 12 बार डेथ फेस करना होगा। तुम खुद ही एक्सपीरियंस करो कि डेथ कितना पेनफुल हो सकता है। फिर वो आगे बताती है अगर तुमने किसी की बॉडी में डेथ को अवॉइड कर लिया तो तुम अपने आगे की जिंदगी उसी इंसान के शरीर में रहकर जी सकते हो। ईजे कहता है मैं तो जिंदा रहना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरी लाइफ हेल से कम नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी जान ली और तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से जीऊं। तो वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है इन सारे चीजों का एंड डेथ होता है? ये तो बस शुरुआत है। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अचानक से क्लाइमेट बदल जाता है और प्लेन हिलने लग जाता है। ये सब देखकर ईजे बहुत डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो वो मर ही जाएगा, इसीलिए वो लाइफ जैकेट पहन लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस एक टर्बुलेंस था। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। ईजे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो एकदम से उठकर सारा कुछ यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे वहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी चीजें मिलती हैं। तभी अचानक से एक चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुस जाता है और उसे उस इंसान की सारी मेमोरीज दिखने लगती है जिसके बॉडी में उसका सोल था। ये जिंते नाम के आदमी की बॉडी थी जो उसी कंपनी तैकांग के सीईओ का सेकंड बेटा था। वो इतना अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उसे हर चीज में अपने भाई से कॉम्पीट करना पड़ता था। वो अपने भाई को हराकर तैकांग का सीईओ बनने ही वाला था। इतनी सारी मेमोरीज आने की वजह से ईजे बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। वो मन में सोचता है जिस कंपनी में नौकरी पाने के लिए मैं इतना डेस्परेट था, अब मैं वहाँ का सीईओ बनने वाला हूँ। वो बहुत ही खुश होने लग जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक से प्लेन के इंजन में आग लग जाता है। फिर अगले ही मोमेंट पूरे प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और वो भी उस आग में जलकर मर चुका था। फिर अगले सीन में ईजे वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर डेथ थी। डेथ उसे कहती है अभी तुम्हें 11 बार और मरना है। अब वो डेथ के पास जाता है। उसके टेबल पर कुछ बुलेट्स रखे हुए थे। वो उससे पूछता है ये बुलेट्स यहाँ पर क्यों हैं? तो डेथ कहती है जब भी मैं तुम्हें शूट करूंगी तब तुम्हारा सोल एक नई बॉडी में जाएगा। ईजे फिर उस चमकते हुए स्टोन के बारे में पूछता है। डेथ बताती है उस स्टोन के जरिए उस इंसान की सारी मेमोरीज और सारी एबिलिटीज तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। ये सुनकर ईजे कहता है ये तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। फिर ईजे उससे पूछता है जिंते के साथ क्या हुआ? तो डेथ उसे वीडियो गेम्स के टर्म्स में समझाती है। वो बताती है जिंते ने उस गेम को एंडिंग तक खेला और तुमने उसी गेम को एंडिंग के सेम पॉइंट से खेलना शुरू किया। तुम्हारे अच्छे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें दूसरी एंडिंग भी मिल सकती है। ईजे उससे पूछता है मैं सरवाइव कर सकता हूँ क्या? उस प्लेन क्रैश में मैं कैसे सरवाइव करता? डेथ कहती है तुम्हें कैसे सरवाइव करना
करना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। ईजे उससे पूछता है अगर मैं लास्ट तक सरवाइव नहीं किया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। डेथ बताती है फिर तुम्हें हेल जाना होगा। वो वहीं पर एक दरवाजा दिखाती है और कहती है हेल उसके पीछे है। वो ईजे को हेल के अंदर लेकर जाती है। वहाँ का सारा कुछ देखकर वो डर के मारे रोने लग गया था। वहाँ से बाहर आने के बाद वो रोता हुआ पूछता है आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। डेथ कहती है तुम्हारी गलती बस इतनी ही थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए आए। इसके पहले कि मैं तुम्हारे पास आती तुम खुद मेरे पास आ गए, यही तुम्हारी गलती थी। ईजे बहुत ही रोने लग गया था। वो रोता हुआ बोलता है जब मैं जिंदा था तो मेरा हर दिन हेल की तरह ही था और मरने के बाद भी मुझे वहीं जाना पड़ेगा। डेथ कहती है फिर तो एक ही ऑप्शन है, तुम्हें सरवाइव करना होगा। अगर अपने नई लाइफ में तुम अच्छा काम करोगे तो शायद तुम्हें हेल ना जाना पड़े। ईजे पूछता है ऐसा हो सकता है क्या। डेथ कहती है ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पर तुम्हारा जजमेंट मैं डिसाइड नहीं करूंगी बल्कि भगवान करेंगे। फिर अगले ही मोमेंट वो उसे दोबारा से शूट करती है। वो जैसे ही दूसरे बॉडी में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो प्लेन से नीचे गिर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैराशूट है ही नहीं। उसके आसपास और भी लोग थे जिनके पास पैराशूट था, इसीलिए वो उनसे हेल्प मांगता है। उसी वक्त वो चमकता हुआ स्टोन आकर उसके अंदर घुस जाता है। तभी उसे उस आदमी की मेमोरीज दिखती है। पता चलता है कि उस आदमी का नाम जिसुप था और वो हमेशा से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का फैन रह चुका है। उसने कई बार बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस किए हैं और उसके चैलेंजेस की वजह से उसका नाम 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। और आज वो बिना पैराशूट के जमीन से 8000 ऊपर की ऊंचाई से जंप का रिकॉर्ड बना रहा है। जमीन पर एक सेफ्टी नेट इंस्टॉल किया गया था जिसके ऊपर उसे लैंड करना है। ये सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और पूरी पब्लिक ये सारा कुछ देख रही थी। अगर आज उसने ये कर लिया तो उसे अपने स्पॉन्सर से 3 बिलियन पैसे मिलने वाले थे। ईजे के अंदर उस आदमी की सारी मेमोरीज आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया था। उसके अंदर जितना भी डर था वो सारा डर खत्म हो चुका था। वो मन में सोचता है कि इतने सारे पैसों के लिए उसे एक ट्राई तो करना ही चाहिए। वो अपने आप को हवा में स्टेबल कर लेता है। फिर वो देखता है कि सेफ्टी नेट कहाँ पर लगा है। जैसे ही उसको सेफ्टी नेट दिख जाता है वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, पर वो उस सेफ्टी नेट के थोड़े दूर पर गिरता है जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर